राज्य विधानमंडल शुरू किया था। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत द्विस्तरीय द्विस्तरीय पद्धति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद। आज विधान परिषद और विधानसभा की कल हमने संरचना भी की थी और उसके उनके कार्य भी किए थे। आज करेंगे राज्य विधानमंडल के इन दोनों सदनों के बीच रिलेशंस, कि विधानसभा और विधान परिषद मिलकर कैसे काम करती है। तो विधान मंडल के दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद, जिनमें से विधानसभा निचला सदन होता है। निचला सदन मीन्स जिसके प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और विधान परिषद ऊपरी सदन होता है, जिसके प्रतिनिधि या सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा, राज्यपाल, कुछ राज्यों के नागरिकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब ये दोनों सदन मिलकर कैसे काम करते हैं, दोनों सदनों के बीच क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला है कानूनी संबंधी अधिकार की, लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड इन दोनों सदनों में क्या संबंध है। तो कानून बनाने से संबंधित जो साधारण बिल होता है वो विधानसभा, सेम है लोकसभा राज्यसभा की तरह, सिर्फ कुछ डिफरेंस है कि कानून बनाने की अवधारणा में साधारण बिल विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर विधानसभा में पहले प्रस्तुत किया गया है तो विधान परिषद, यहाँ पे डिफरेंस है। लोकसभा में जब बिल प्रस्तुत होता था तो राज्यसभा साधारण बिल को 6 महीने तक रोक सकती है। अगर 6 महीने तक भी कोई कार्यवाही ना करे तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन यहाँ राज्यों में विधान परिषद साधारण बिल को 3 महीने के लिए ही रोक सकती है, और अगर इस अवधि में उसने ना कोई संशोधन की सिफारिश की, ना बिल को वापस किया, तो उस बिल को पहली परिस्थिति में तो वो वापस कर सकती है संशोधन की अपील के साथ, या फिर पारित कर सकती है, या सिर्फ 3 महीने तक अपने पास रोक सकती है। अगर इस अवधि में भी उसने बिल को पास नहीं किया है तो चौथे महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक का फिर वेट किया जाता है। अदरवाइज जैसे विधानसभा ने उस बिल को पेश किया था एज इट इज वो पारित मान लिया जाता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। कोई संयुक्त बैठक राज्यपाल के द्वारा नहीं बुलाई जाती है, जो संसद की राष्ट्रपति बुला सकता है, ऐसी कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। दूसरा संबंध है दोनों सदनों के बीच, विधानसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संसद को सिफारिश कर सकती है कि विधान परिषद को समाप्त किया जाए या विधान परिषद की स्थापना की जाए उस राज्य में। कि विधानसभा सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से ही ये प्रस्ताव भेजती है संसद में, और संसद उससे संबंधित कानून बनाती है, प्रस्ताव पारित करती है साधारण बहुमत से। तो ये दोनों के बीच है कानूनी संबंध, कि विधानसभा और विधान परिषद किसी भी बिल से संबंधित कानूनी संबंध, साधारण बिल से संबंधित, और दूसरा था विधान परिषद के गठन से, स्थापित करने से और समाप्त करने से संबंधित संबंध। अब है वित्त संबंधी अधिकार, ये एज इट इज है लोकसभा राज्यसभा की तरह। वित्तीय बिल विधानसभा में ही पेश होंगे पहले राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से। इन्हें धन बिल की अवधारणा दी जाती है। धन बिल को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिन के बाद पारित नहीं करती है तो अपने आप वो जैसे विधानसभा ने पारित किया था राज्यपाल की स्वीकृति के लिए चला जाता है। फिर है कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित दोनों सदनों के संबंध। तो कार्यपालिका मीन्स मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधान परिषद का मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद पर नाम मात्र का नियंत्रण होता है। मुख्यमंत्री हमेशा विधानसभा का सदस्य ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है, नियुक्त करता है। विधान परिषद सिर्फ जब विधानमंडल की बैठकें हो रही होती हैं तो उस कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी बिल से संबंधित उनकी आलोचना कर सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, बस। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है? विधानसभा का, विधान परिषद का नाम मात्र का। फिर है चुनाव संबंधी अधिकारों में,
तो चुनाव संबंधी अधिकारों में भी विधानसभा का अधिकार ज्यादा प्राप्त है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य ही निर्वाचित करके भेजते हैं। बाकी राष्ट्रपति के चुनाव में भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। बाकी संघ लोक सेवा आयोग के चुनाव में भी राज्यपाल को तो राष्ट्रपति नियुक्त करके भेजता है, उसका चुनाव होता ही नहीं है। तो इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद या विश्लेषण करने के बाद ये चीज निकल कर आती है कि राज्यों में जो विधानमंडल है द्विस्तरीय, उसमें जो निचला सदन है विधानसभा वो ज्यादा शक्तिशाली है, जबकि विधान परिषद एक दुर्बल सदन है, क्योंकि विधान परिषद को बनाए रखना है या विघटित कर देना है, ये पूर्ण रूप से विधानसभा के ऊपर ही निर्भर है। अब इसी से रेलिवेंट नेक्स्ट एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या विधान परिषद को समाप्त कर देना चाहिए, कि ये बिल्कुल ही दुर्बल सदन है, इसके पास कोई शक्तियां नहीं है, तो इसको खत्म ही कर देना चाहिए। तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में विचार है कि जब राज्यों का वर्गीकरण किया गया था तो कुछ राज्यों ने एज ए एक्सपेरिमेंट विधान परिषद का गठन किया था कि 1966 से बिफोर पंजाब हरियाणा जब एक ही प्रांत था, पंजाब प्रांत के नाम से जाना जाता था, तब यहाँ भी विधान परिषद थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही विधान परिषद को खत्म कर दिया गया था। इसी तरह तमिलनाडु और बंगाल ने भी विधान परिषद को समाप्त कर दिया। तो विधान परिषद को समाप्त करने के पक्ष में तर्क में सबसे पहली बात आती है कि संविधान निर्माता ही इस सदन की उपयोगिता पर संदेह करते थे कि एक ऐसे सदन की स्थापना की गई जो निचले सदन या दूसरे सदन की निर्भरता पर निर्भर है, तो ऐसे सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, विधान परिषद के पास कोई अधिकार नहीं है, सारे बिल या फिर धन बिल की बात करें वो विधानसभा में ही प्रस्तुत होते हैं, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स में है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, जहां नहीं है वहां भी इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट, यह सदन प्रतिक्रियावादी है कि जो सदस्य कहीं भी इलेक्शन लड़के नहीं जाते या राजनीतिक पद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इस सदन में सदस्यता प्रदान कर दी जाती है, जो कि निरर्थक है। नेक्स्ट आता है कि भारत इतना डेवलप्ड, इतना अमीर देश नहीं है कि वो सदन के फिजूल खर्चों को उठा सके, क्योंकि उन फिजूल खर्चों को या सदन के सदस्यों के वेतन भत्तों का सारा बोझ तो टैक्स पेयर्स पर होते हैं, जो हम टैक्स देते हैं। तो ऐसे सदन की आवश्यकता नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। फिर पंजाब, आंध्र प्रदेश, बांग्लादेश जिन्होंने अपने विधान परिषद को समाप्त कर दिया, उसी तरह कुछ अन्य राज्य भी। आंध्र प्रदेश ने पहले थी, फिर समाप्त की, फिर दोबारा से वहां विधान परिषद की स्थापना हो गई। बंगाल ने समाप्त की लेकिन दोबारा विधान परिषद की स्थापना नहीं की। तो कुछ और राज्य जैसे कि कर्नाटक का नाम आता है, कर्नाटक ने भी संसद में प्रस्ताव दे रखा है 2/3 बहुमत से पारित करके कि विधान परिषद को समाप्त किया जाए। फिर आता है विधान परिषद नागरिकों की भलाई के लिए कानूनों को निर्मित जो कानून होते हैं उनमें निरर्थक ही देरी करती है। विधानसभा जो बनाती है उसको साधारण बिल को भी ये वापस नहीं कर सकती, या ये नहीं है कि लंबे समय तक अगर रोके रखती है तो संयुक्त बैठक होगी, कुछ नहीं होता। अगर 4 महीने तक, 3 महीने की अवधि तक वेट किया जाता है, 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, तब भी ना उसको स्वीकृत करती, ना संशोधन के लिए कुछ सकारात्मक विचार दे के वापस भेजती है, तो उस बिल को पारित समझ लिया जाता है। तो ये निरर्थक देरी का सबूत है। फिर विधान परिषद की रचना भी स्वयं विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है कि उसके 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तो ऐसे पदों पर हमेशा विधानसभा व्यक्ति ऐसे अयोग्य या फिर ऐसे व्यक्तियों का ही चुनाव करते हैं जो उनके पूर्णतः आधिपत्य में रहे, उनकी बातों को माने, उनके बिलों को पारित करवाने में सहायता दे। तो इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि विधान परिषद का शासन व्यवस्था में कोई उपयोगिता नहीं है, ये एक निरर्थक सदन है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ विधान परिषद के पक्ष में भी कुछ तर्क है, जिन आधारों पर यह लगता है कि निचले सदन की अगर निरंकुशता रोकना है, निचला सदन मीन्स विधानसभा की निरंकुशता को रोकना है, तो विधान परिषद का होना अनिवार्य है।
और इसी के तहत है विधानसभा के पास बहुत काम होता है, जल्दबाजी में कई बार जो बिल पास किए जाते हैं उनमें कुछ त्रुटियां रह जाती है, और विधान परिषद उन बिलों पर आराम से सोच विचार करके, सोच समझ के बहस होती है वहां, जिनसे कि उन कमियों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट चीज है कि विधान परिषद जो विधानसभा है उस पे नियंत्रण रखती है, परंतु नियंत्रण इतना भी नहीं होता है कि विधान परिषद अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक ना कर पाए। विधान परिषद के अधिवेशन भी समय समय पर अच्छे तरीके से होते हैं। नेक्स्ट चीज, विधान परिषद में योग्य व्यक्तियों को जो मनोनीत करने का प्रावधान है, उस 1/12 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये वो योग्य व्यक्ति होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ने की नहीं सोचते, लेकिन इनके विजडम की, ज्ञान की, शासन व्यवस्था संचालन के लिए आवश्यकता होती है, तो ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान है उसके लिए भी विधान परिषद होनी अनिवार्य है। फिर है कि सार्वजनिक हित के कई बिल कई बार विधानसभा में समय की कमी के चलते पेश नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे बिलों को विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है और उन पर व्यापक बहस भी हो सकती है। नेक्स्ट चीज आती है कि विधान परिषद को बनाए रखने या स्थापित करने का तर्क यह भी है कि इस सदन में महान राजनीतिज्ञ होते हैं। राजनीतिज्ञ मतलब जो मनोनीत सदस्य भी हैं या जो निर्वाचित होके भी आए हैं, वो सदस्य अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके माध्यम से जनता को उनके वाद विवाद भाषणों के माध्यम से जनमत का निर्माण होता है, जनता को वास्तविक राजनीतिक समस्याओं से अवगत कराया जा सकता है। तो इन आधारों पर कहा जाता है कि विधान परिषद इतना बड़ा बोझ भी नहीं है, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य अपनी आर्थिक निर्भरता या व्यवस्था को देखते हुए ही विधान परिषद का निर्माण करता है, क्योंकि विधान परिषद का निर्माण किया जाए, समाप्त किया जाए, ये अधिकार पूर्णतः विधानमंडल के हाथ में दिया है संविधान ने। तो जब उस राज्य की विधानसभा को लगता है कि जरूरत है, तो वो विधान परिषद का गठन करवा लेती है, संसद को अपना विशेष बहुमत से प्रस्ताव देके, प्रार्थना पत्र देके। तो इस चीज को कहना निरर्थक है कि विधान परिषद एक अनावश्यक सदन है। अब आती है राज्य विधानमंडल में कानून बनाने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया बहुत हद तक सिमिलर है जो हमने संसद की कानून बनाने की प्रक्रिया है। संसद की तरह ही राज्यों में विधान पालिकाओं के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। और बिल के अवधारणा में भी 2 तरह के बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, एक होता है साधारण बिल, एक होता है धन बिल। अब धन बिल और एक वित्त बिल, आपने कई बार 2 वर्ड सुने होंगे, एक बार बात आती है वित्त बिल की, एक बार बात आती है धन बिल की। तो धन बिल जो होते हैं वो सारे के सारे वित्त बिल होते हैं, लेकिन वित्त बिल सारे के सारे धन बिल नहीं होते, क्योंकि धन बिल में हमेशा वर्णन होता है टैक्स कहां से कलेक्ट किया जाएगा और कहां खर्च किया जाएगा। इसमें भी धन बिल में फिर 2 अवधारणाएं हैं, आगे बताती हूँ। लेकिन वित्त बिल में हमेशा धन कहां से प्राप्त होगा, कहां खर्च किया जाएगा, इनके साथ साथ कुछ योजनाओं का भी वर्णन होता है, तो उसको वित्त बिल कहा जाता है। जब सिर्फ उस योजना का वर्णन है तो वो वित्त बिल है, वो धन बिल नहीं है। लेकिन धन बिल सारे के सारे वित्त बिल। तो धन बिल, और सबसे पहले धन बिल को परिभाषित की, धन बिल कौन से होते हैं? जिनमें किसी टैक्स के लगाने, समाप्त करने, संशोधन से संबंधित वर्णन हो, सरकार के ऋण से संबंधित हो, राज्य सरकार, यहाँ हमको राज्य सरकार मेंशन करना है। जो बच्चा संसद वाला क्वेश्चन याद कर लेता है एज इट इज ये याद हो जाएगा, सिर्फ वहां संसद की जगह राज्य सरकार मेंशन करना है। राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि का खर्चा हो, या फिर कोई भी आय और व्यय से संबंधित विषय हो। और वही डिसीजन है कि ये बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है, जैसे संसद में लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब हरियाणा विधानसभा में किसी भी बिल का निर्णय कि ये धन बिल है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष, कल मैंने आपको बाद में बताया था, ज्ञानचंद गुप्ता है। अब है सबसे पहले साधारण बिल की कानूनी प्रक्रिया का वर्णन करेंगे हम कि साधारण बिल कैसे पेश किया जाता है। तो साधारण बिल विधानसभा या विधान परिषद है राज्य में, तो किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है।
है। और उसकी अवस्थाएं निम्न है। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ बिल। प्रिपरेशन ऑफ बिल, बिल की तैयारी का मतलब है जिस मंत्री को उस बिल को प्रस्तुत करना है, सत्ताधारी पार्टी का है या विरोधी दल का है, वो अपने बिल से संबंधित सारी जानकारियां जुटाता है। मंत्री अपने मंत्रालय से जिस बिल को पेश कराता है उसके राजनीतिक, शासनिक, इत्यादि विचारों पर विचार करता है। सत्ताधारी दल का या विरोधी दल का है, सत्ताधारी दल अपने मंत्रिमंडल से स्वीकृति लेता है, विरोधी दल अपने अध्यक्ष से स्वीकृति लेता है। फिर है बिल का पेश, प्रवेश होना या प्रथम वाचन, कि राज्य में चाहे विधान मंडल के किसी भी सदन में उस बिल को पेश किया जाता है। पेश करने से पूर्व उस मंत्री को उस सदन के अध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, और स्वीकृति प्राप्ति के बाद वो सदन में बिल के शीर्षक को पढ़कर सुनाता है। फिर बिल को अध्यक्ष से प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगता है। प्रस्तावक मीन्स जिसने बिल प्रस्तुत किया है वो बिल के गुणों के संबंध में भाषण देता है कि इस बिल में ये अच्छी चीजें हैं, और फिर सदन का अध्यक्ष उसको सरकारी गजट में छपवाने के साथ उसकी प्रतिलिपियां संसद सदस्यों को बांट देता है। ये प्रथम वाचन होता है। इसमें सदन को कम से कम उसको 1 महीने का नोटिस देना। फिर आता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में पूरी डिटेल से बहस होती है, और इसी वाचन के दौरान बिल के लिए समिति का गठन किया जाता है कि इस बिल को किस समिति के पास भेजा जाए विचार विमर्श के लिए। फिर समिति अवस्था आती है। समिति में संसद की जो समिति बनती थी लोकसभा राज्यसभा की, उसमें 20 से 30 सदस्य होते थे, लेकिन राज्य के द्वारा जिस समिति का गठन किया जाता है उसकी सदस्य संख्या 15 से 20 होती है। हर राज्य में अलग अलग है, जनसंख्या के हिसाब से या फिर उस बिल से संबंधित प्रभावों के हिसाब से, उसकी विधानसभा के सदस्य संख्या के हिसाब से। लेकिन ये बात जरूर होती है, समिति में जिन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है वो उस बिल से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। फिर रिपोर्ट अवस्था आती है। समिति अपनी रिपोर्ट देती है सदन को कि उस पक्ष में है या विपक्ष में, कुछ भी हो सकती है वो रिपोर्ट। फिर तृतीय वाचन होता है। अगर पक्ष में समिति की रिपोर्ट है तो उस पर फिर वाद विवाद की प्रक्रिया होती है, वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग पक्ष में होती है तो फिर बिल को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है पारित होने के लिए। अब यहां से जब बिल दूसरे सदन में जाता है, मीन्स विधान परिषद में जाता है, यहां से लोकसभा राज्यसभा वाले स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। साधारण बिल को विधान परिषद 3 माह तक बगैर कोई कार्यवाही करे अपने पास रख सकती है। या तो वो जाते ही बिल स्वीकृति दे देती है, या फिर उसमें कुछ संशोधन के साथ दोबारा विधानसभा को लौटा देती है, और तीसरी अवस्था में 3 माह तक बगैर किसी कार्यवाही के बिल को अपने पास रोक सकती है। ऐसी अवस्था में फिर उसको रिमाइंडर दे दिया जाता है, उसमें 1 महीना और प्रदान किया जाता है कि कुल मिला के 4 महीने तक विधान परिषद उस बिल को अपने पास रोक सकती है। 4 महीने के बाद वो बिल जैसा विधानसभा ने पास किया राज्यपाल की स्वीकृति के लिए चला जाता है। कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। फिर आती है राज्यपाल की स्वीकृति। तो राज्यपाल बिल को हस्ताक्षर कर सकता है, या फिर कुछ सुझाव दे के विधानमंडल को वापस लौटा सकता है, या फिर राज्यपाल तीसरा काम कर सकता है, बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल कभी भी बिल पर वीटो पावर का यूज नहीं करता है। वीटो पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है कि बिल को नकार सकता है। ये थी साधारण बिल की प्रक्रिया, जिसमें सिर्फ 2 ही बातें संसद से डिफर हैं। एक तो विधान परिषद अगर संसद में राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकती है, 6 महीने तक कोई कार्यवाही ना करे तो संयुक्त बैठक होगी, राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन यह ऐसा प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति उस पर वीटो पावर का यूज करके बिल को समाप्ति कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। अब है धन बिल के संबंध में। तो धन बिल के लिए जैसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए, इसी तरह राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के साथ ही वित्त मंत्री इस बिल को विधानसभा में पेश करता है। विधान परिषद में कभी भी पेश नहीं किया जाता है। अब जो धन बिल को विधानसभा पास कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है। अगर अस्वीकृत हो जाता है तो इसका मतलब है मंत्री परिषद ने विश्वास खो दिया है। मांगों में कटौती भी कर सकती है, लेकिन वृद्धि नहीं कर सकती है। विधान परिषद फिर उस धन बिल को सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है।
और इस धन बिल या बजट का, बजट जिसको बोलते हैं, उसकी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले आता है बजट की तैयारी, कि आने वाले वर्ष में कितनी आमदनी है और कितना व्यय होगा, खर्च होगा राज्य में किन किन योजनाओं पे, उसका ब्यौरा वर्णित किया जाता है, उसका वर्णन तैयार किया जाता है। उसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के साथ बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जिस खर्चे की बात होती है वो दो खर्चे होते हैं। एक तो राज्य की संचित निधि से होने वाला खर्च, जो बंधा बंधाया खर्च है, जिसमें राज्यपाल भी, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायाधीश, अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन दिए जाते हैं, जिसमें से वेतन, भत्ते, पेंशन। और अन्य खर्चे होते हैं कि विधानसभा द्वारा किसी योजना के लिए पैसे की मांग करना। फिर आता है विनियोग विधेयक और एक वित्त विधेयक। इन दोनों में क्या अंतर है? विनियोग विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है? ये संसद में भी इसी प्रपोजल से होते हैं। विनियोग विधेयक होता है विधानसभा से खर्च की मांग करना, कि इस योजना के लिए पैसे की जरूरत है, उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। और ये खर्च की मांग संचित निधि से की जाती है हमेशा। फिर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक है जब उस खर्च की या व्यय की मांगों को विधानसभा स्वीकृत कर लेती है, तो फिर आय के साधनों को विधानसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आय के साधन मतलब टैक्स कितना लगाया जाएगा, और इस साल अनुमानित टैक्स से कितनी आमदनी होगी या किसी दूसरे सोर्स से कितनी आमदनी होगी, उसे वित्त बिल कहते हैं। तो विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक में माइनर सा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। विनियोग विधेयक में तो व्यय से संबंधित मांगे होती है कि खर्च कहाँ किया जाना है, जो संचित निधि में से पैसा लेना है कहाँ खर्च करने के लिए। और वित्त विधेयक में होता है कि वो खर्च की, व्यय की स्वीकृति हो जाती है, तो आय का ब्यौरा कि टैक्स कितना इकट्ठा होगा या फिर किसी और सोर्स से राज्य को कितना पैसा प्राप्त होगा। फिर उस विनियोग और वित्त विधेयक की स्वीकृति के पश्चात बजट को विधान परिषद में भेजा जाता है। इन दोनों को अगर स्वीकृति मिल जाती है, इट मींस विधानसभा ने बिल को पारित कर दिया। फिर विधान परिषद में बिल भेजा जाता है। विधान परिषद उस 14 दिन की देरी कर सकती है, उसके बाद वो बिल पास समझा जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए चला जाता है, और राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी होती है। अब जिन राज्यों में एक सदन है उनमें विधान परिषद के पास नहीं जाता, सीधा विनियोग विधेयक बिल विधानसभा जब पारित कर देती है राज्यपाल के पास आ जाता है। अब जो धन बिल होता है वो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। तो ये थी राज्य विधानमंडल में कानून बनाने की प्रक्रिया, साधारण कानूनों से संबंधित और वित्त या धन विधेयक से संबंधित कानून बनाने की प्रक्रिया। और यहाँ पर हमारा राज्य विधानमंडल